पेश किया था वो झूठा साबित हुआ। लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को आपने कोई राब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमारा एंटी स्टेट और एजेंडा बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने कहा है मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा ये कहे या हम ऐसी चीज को प्रमोट करे या सपोर्ट करे जो एंटी स्टेट हो। मिशन नूर जो जिस तरह लोगों ने उठाया है, पता नहीं किसने ये शोशा छोड़ा और कहाँ से चला, कहाँ ये खत्म हुआ है। मिशन नूर के साथ नहीं अदरवाइज, लेकिन पार्टी ने कभी उसका तो अनाउंस नहीं किया था कि मिशन नूर भी कोई चीज है। अगर कोई घर गिर गया है, मिट्टी का घर है, उसको 1 मिलियन रुपया मिलेगा और जिनका मिट्टी का घर गिरा है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा और जिसका बड़ा जानवर कोई भैंस या गाय किसी की बह गई है उसको 5 लाख रुपया मिलेगा और किसी का छोटा जानवर जैसे भेड़ बकरी किसी की अगर बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा ताकि वो अपना नया जानवर खरीद ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आल पर। हमने मैच हार दिया और पूरी कौम उस पर दिल गिरफ्तार भी है, सुरदा भी है, लेकिन हमारे 2 खिलाड़ियों के 2 जेस्चर्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और ये दोनों जेस्चर्स इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और इंडियन बड़े नाराज़ हैं इनसे। एक साहबजादा फरहान साहब हैं, उन्होंने गन का ऐसा इशारा किया था, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हुई कि ये इसने 50 स्कोर बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बंदूकें दिखाना शुरू कर दे, तो बड़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। दूसरे हारिस राउत साहब हैं जिन्होंने 6 जहाज़ों का, जो ऐसा लगा ऐसे उन्हें ऐसे करके ऐसे 6 करके और एक दायरा सा बनाया उन्होंने कि 6-0 का उन्होंने एक इशारा किया जैसे उनका जहाज़ भी गिर गए सारे, तो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी इंडिया की तरफ से है। मुझे लगता है कि छेड़ बन गई हुई है इंडिया की कि आप मैच हार भी जाएं तब भी 1-2 इशारे जो हैं इंडिया के लिए काफ़ी होते हैं। तो इशारों में मेरा ख्याल है हम बहुत आगे निकल गए। क्रिकेट को हमने डबो दिया है, बड़ा ही बुरा डबोया है। मेरा ख्याल है इस पर एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी क्रिकेट के लिए, नहीं तो लोग बहुत उदास हैं, बहुत ही दिल गिरफ्तार हैं और इमरान खान साहब को बहुत याद कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का क्रिकेट के साथ इस ज़माने में क्या ताल्लुक है, आज के शो में थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ फ़लस्तीन का मसला ऐसा लगता है कि हल होने के करीब हो गया। कल 4 मगरबी मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया, जिसमें बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है और फ्रांस और सऊदी अरेबिया आज उसके ऊपर एक मीटिंग कर रहे हैं, सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर फ्रांस और उसके साथ 5 दूसरे मगरबी मुल्क भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत मान लेंगे। और क्लेम किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 150 मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन का इशू बड़ी हद तक सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका और इसराइल इसके ऊपर मानेंगे, ये एक सवाल है। आज के शो में ये भी डिस्कस होगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू बंद करने का हुक्म दे दिया अपनी पार्टी को और साथ ये कहा है कि अब अगर किसी ने मुज़ाकरात करने तो मेरे साथ बराह रास्त जेल के अंदर करें। तो इमरान खान साहब को क्या अपनी पार्टी पर यकीन नहीं है, ये भी आज के शो का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हैं और दफ़ाई तजिया कार और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। भट्ट साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइए गए तो बड़ी डिज़ास्टर वाली बात है कि अब इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब से कह दिया, साथ साथ उन्होंने बैरिस्टर साहब सैफ साहब से कह दिया, साथ उन्होंने अपने चेयरमैन साहब को कह दिया गौहर खान साहब को कि आपने अब एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, जिसमें भी करनी है बराह रास्त करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कोई टॉक चल रही थी और अब इमरान खान साहब मायूस हो गए हैं, आपसे भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी और अपनी पार्टी से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम में कहते हैं जी कि पीटीआई इमरान खान, अब की चीजें इनरेलीवेंट हो गई हैं, दुनिया बड़ी आगे चली गई है, इस पे आप अपना टाइम ना जाया करें। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इमरान खान कोशिश कर रहा है, हर वो रास्ता इख्तियार कर रहा है कि मैं किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाऊं और उसके लिए वो हर रास्ता अपना रहा है, पाँव पकड़ रहा है। उसको क्या वो जेल में रहना चाहिए पूरी जिंदगी उसे? नहीं, उसने चोरी की है ना, उससे 190 मिलियन की चोरी की है, उसकी उसको 14 साल सजा हुई है, उसको तो अदालत में जाना है, अदालत उसको छोड़ेगी, अदालत उसको अगर ये अपने प्रूफ लेके जाएगा। हमने तो उसको नहीं बंद किया, 190 मिलियन तो यूके से आया था। और दूसरी बात है, तोशा खाना का भी फैसला होगा, फैसला अदालत कर रही है, तो अगर उसमें भी उसको सजा होती है तो फिर भी उसे अदालत में जाना है। इमरान खान को ये सोचना
डॉक्टर साहब आपसे दोबारा रब्ता करेंगे क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये वाकई उन्होंने कह दिया है इमरान खान साहब ने, क्योंकि आज अलीमा खान साहबा ने दावा किया है और उन्होंने कहा जी मैं मैसेज दे रही हूँ इमरान खान साहब का, तो क्या कहीं डायलॉग चल रहे थे? और दूसरा ये है क्या इमरान खान साहब का ट्रस्ट नहीं है अपनी पार्टी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इसका ताल्लुक ट्रस्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंडीशन है। उसमें यह है कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान से मिलने का मौका नहीं देंगे तो फिर अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ, कोई और बात करता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो है, उसके तुक नहीं बनती, क्योंकि हम ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान बात कर रहे होते हैं। अपनी लीडरशिप से आपने हमेशा उनसे डिस्कस करना होता है। जब आप उनसे डिस्कशन नहीं कर रहे तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सही कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू टॉक टू देम। जिन्होंने बात करनी होगी फिर वो डायरेक्टली बात कर लें, तो आई एग्री विद दैट। नंबर 2, क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर अलीमा खान साहिबा ने आकर कहा है और वो मिलकर आई आकर कहा है, सो आई टेक इट फॉर द फेस वैल्यू एंड आई से कि हाँ ये है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी तुक नजर नहीं आती कि कोई बंदा आके गलत बयान नहीं करेगा। सो आई विल टेक इट एज कि भाई हाँ ये वाकई कहा था और मैं उसके साथ। इसका मतलब एक ये हुआ कि गौहर खान साहब, गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब मुलाकातें कर रहे थे, कोई डील करने की कोशिश कर रहे थे, कोई उनकी गुफ्तगू हो रही थी। देखिए इस तरह है कि अगर मैं जेल में हूँ और मुझे कोई आगे कहता है जी फलाना ये बात कर रहा है वो कर रहा है और वो अगला बंदा जाके उसकी मुलाकात नहीं होती, वो अपने बता नहीं सकता कि आज भी वुकला से मुलाकात हुई है। वुकला से मुलाकात और पॉलिटिकल लीडरशिप से, देखिए ना वो वुकला कोई और है ना। देखिए मेरे केस के वुकला आर डिफरेंट, मेरी पार्टी के जो लोग आपकी पार्टी के वुकला हैं वो आपकी पार्टी में शामिल है। नहीं वो सारे शामिल नहीं है, उनमें सारे शामिल नहीं है। जो वुकला आज गए थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेन उस लिहाज से हो। और नंबर 1, एक आध से बात नहीं होती, जब आपने बात करनी है आप 4-5 लोगों को देखकर चलते हैं। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, कि जिसमें कलेक्टिव डिसीजन होता है, जिसमें आप थ्रैश आउट करते हैं सारे आइडियाज, गिव एंड टेक, प्लस माइनस पॉइंट करते हैं, तो आप उसको देखकर डिस्कशन करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी नज़र में अगर ये बातचीत नहीं होगी और इस चीज को हम लोग किसी भी लिहाज से थ्रैश आउट करके इसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक सोर पॉइंट रहेगा पाकिस्तान की तरक्की में। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं, अगर इस वक्त तक हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जो फॉरेन डायरेक्ट वो 14% कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो इसका एक फॉल आउट होता है। ओवरऑल इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है। नहीं जी, ओवरऑल इकोनॉमी भी बहुत बेहतर नहीं है। आप वो बंगाली साहब हैं, आप बंगाली नहीं, देखिए एक बात याद रखिए, स्टॉक एक्सचेंज में आपको संभा देता हूँ, 2021-22 में स्टॉक एक्सचेंज 48,000 50,000 पे थी, लेकिन उसका जो हुजूम था ना वो $100 बिलियन था। आज 170 165 पे 100 है, इसका हुजूम आपका हार्डली 60 बिलियन नहीं है। सो आप ओवरऑल ये समझ लें कि ओवरऑल जो है नंबर्स बढ़ गए हैं, हर शेयर महंगा हो गया। देखिए हर शेयर महंगा नहीं, देखिए एक बात सुने, हर शेयर महंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो हुजूम होता है ना आप उसकी तरफ देखते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हैविंग सेड दैट थिंग, इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। आपका स्टॉक एक्सचेंज देखिए जो आपकी इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है वो आपके एक्सपोर्ट्स करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री के 74 साल की हिस्ट्री के लोएस्ट तरीन एक्सपोर्ट, इंडिया देख लें, लोएस्ट तरीन चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, किसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? मैं आपको एक बार देखिए, मैं बाकियों की छोड़ दे, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। नंबर 2, हमारी जॉबलेसनेस, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 5.4% थी, आज 27% आपकी जॉबलेसनेस हो गई है। आप सोचे 3-3.25 साल में 15% आपकी पॉवर्टी बढ़ गई है, 5% पर ईयर के लिहाज से। इट्स ए ह्यूज नंबर। हमारे दौर में जब हम आए थे तो उस वक्त 38 थी, जब हम जा रहे थे 35% आ गई थी, हमने 3% कम की थी। जैसा ये वैसे इकोनॉमी की सूरत है क्या एक्चुअल आपके ज़हन में क्या आता है? फिर बाकी सवाल आपसे। देखिए मैं भी इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करता हूं कि मैं ये कहने वाला था कि जो गुर्बत है, सतह गुर्बत के नीचे हमारी कितनी पॉपुलेशन है,
ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 37% से बढ़ के अभी 45% तक हो गई और कुछ लोग 50% भी कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिया में 80 करोड़ लोग हैं खतरे गुरबर से। एग्जैक्टली। सो डॉलर के एक्सचेंज रेट देखें, फिर एक्सपोर्ट्स देखें, फिर उसके अलावा तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, लेकिन हुजम जो है वो कम हुआ है, 100 बिलियन से 60 बिलियन पे आया। तो मैं अगर पर्सनली मेरी आप ओपिनियन ले तो आई विल नॉट गिव थम्स अप टू द इकोनॉमी। ठीक, और कोई इम्कानात हैं इसके डेवलप होने के, आगे बढ़ने के? देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमेशा से ये नॉलेज एस्टेब्लिश्ड है वर्ल्ड ओवर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, हम चौथी दफा इसको अदर वे राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लीडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी टाइम अभी तक गुजर चुका है, तो कोई ऐसे अप्रिशिएबल रिजल्ट्स हमें नहीं मिले जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कैसे होंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैसे आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? तो यही है जी कि देखें सबसे जो फोरमोस्ट चीज़ है वो तो यही है कि पीपल्स फ्रेंचाइज, लोगों का जो ओपिनियन है वो मैटर करे, फिर उसके अलावा रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं असम्बलियों में वो दे आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ही यही है कि लोग जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट चीजें चल रही हैं। यानी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए और फैसला होना चाहिए, डेफिनेटली, और उनको बाहर आना चाहिए और आके अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। देखिए इशू ये है कि इस वक्त सॉरी टू से पाकिस्तान सफर कर रहा है, विच इज आवर बिलवड कंट्री। हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, सबको अपना बड़ापन दिखाना होगा, और जो बड़ा है उसको ज्यादा बड़ापन दिखाना होगा। गवर्नमेंट बड़ी है, क्या मतलब है आपके? सब मीन्स कि एवरीबडी, लाइक गवर्नमेंट है, बाकी इदारे हैं, फिर उसके अलावा ऑपोजिशन है, इन सारों को बड़ापन दिखाना होगा, अपने ईगोज को बरी करना होगा और मुल्क का सोचना होगा। और ये कहती है गवर्नमेंट मैटर ही नहीं करती, लिहाजा उनका तो कोई फायदा नहीं, कहते एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। देखिए बात अब इट्स डेफिनेटली हमारी अभी सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट, चूंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि 70 साल से पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी स्टेट रहा है, जब सिक्योरिटी स्टेट को रहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट का एग्जेजरेटर रोल बन जाएगा। तो दिस इज़ अ रियलिटी कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम में। और मैं भी अभी रिसेंट पास्ट पे ये जो हमने इंडिया के साथ मार्का लड़ा है और अब जो सऊदीया के साथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बगैर शायद हमारा हाल सीरिया वाला होता या किसी और मुल्क वाला होता। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिनका काम है इस गवर्नमेंट इस मुल्क को चलाना, वो चलाएं अपनी आवाम की मर्जी से। बिल्कुल ठीक। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, लेकिन जज साहब आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि फ़लस्तीन का मसला मोस्ट हल हो रहा है, वो 2 रियासती मसला, उसे कहा गया कि इसका हल ये 2 रियासतें बना दी जाएँ, इसराइल अलग कर दिया जाए और फ़लस्तीन अलग कर दिया जाए। तो इस्लामी मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा, अमेरिका नहीं मान रहा। तो इसराइल और अमेरिका की मुखालफत के बाद क्या ये मुमकिन है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे साहब 2 बड़े इश्यूज़ हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, एक तो कश्मीर है, दूसरा फ़लस्तीन है। और अगर फ़लस्तीन आज तस्लीम कर लिया जाता है, जिस तरह तकरीबन 15 मुल्क ऐसे हैं जो तस्लीम करने लगे हैं इसको, 4 ने कर लिया है, कुछ 6, 6.5, 7 जो हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद कहा जाता है 1 हफ्ते में 150 मुल्क हो जाएंगे। और अगर वो तस्लीम कर लेते हैं और अमेरिका और इसराइल मुखालफत करते हैं, इसके बावजूद वो तस्लीम हो जाता है, तो मसला तो हल हो जाएगा ये फिर? जावेद साहब देखिए बहुत बड़ी चेंज आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2025 जो है ना, ये एक डिफाइनिंग ईयर रहा है। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर मार्का आजमाई हुई और बुरे तरीके से पिटा जो एग्रेसर था, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर मार्का आजमाई हुई, बुरे तरीके से पिटे जो लोग एग्रेसर थे। गाजा में जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे नज़दीक वो भी रंग लाना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा उन बेचारों ने सफ़र किया है, और वहाँ पे ये भी नज़र आया कि जो मुस्लिम वर्ड थी उसमें बेहिसी थी, और उसमें उस तरीके से आवाज़ नहीं उठी जिस तरीके से नॉन मुस्लिम वर्ड ने आवाज़ उठाई है। एंड इवन क्रिश्चियन और जो अथीस्ट हैं, अभी भी 4 जो क्रिश्चियन मुल्कों ने तस्लीम किया, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बरतानिया है,
सबसे पहले जो रेजोल्यूशन लेके गया था वो साउथ अफ्रीका था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चेंज है। मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली अमेरिका के पास एक बहुत वीटो पावर है, अमेरिका अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी है, लेकिन अगर आप देखें कि विद पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका के रेट कमज़ोर होती जा रही है। 91 में जब बड़े एल्डर बुश अटैक इराक, तो होल वर्ल्ड वाज विद देम। 2001 में वंस यंगर बुश अटैक इराक, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद हिम। और 2017 में जब उन्होंने जेरूसलम को डिक्लेयर किया एज कैपिटल, तो नोबडी वाज विद देम। सो अमेरिका की जो रेट है, जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी से है दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कंटिन्यूसली एरोड हो रही है। इवन इफ इसको ब्लॉक करने में भी कामयाब हो जाए तो स्टिल मैं इसको बहुत बड़ी सक्सेस समझूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा नासिर भट्ट साहब, आपकी तरफ आना है कि एक बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है और ये सरबराही इजलास है और इसके होस्ट हैं सऊदी अरेबिया और फ्रांस। और फ्रांस जो है ना, उससे कल फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया है और बल्कि उसने आईफिल टावर के ऊपर लगा दिया। तो इसका मतलब फ्रांस चाहता है कि मसला इस तरह हल हो, और उसमें ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे। और अगर ये एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो उसके बाद फ़लस्तीन का मसला तो हल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्लेम ये कर रही है कि हमने बहुत अच्छी सफारतकारी की है जिसकी वजह से मसला फ़लस्तीन हल हो रहा है। बिल्कुल, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे भी टाइम दे दिया। आपने ये जी के आवाज़ आ रही, तो मुझे टाइम नहीं मिला। बट साहब दूर हो तो ये सारी आपकी बात ठीक है कि ना हम आपसे दूर है ना, आपके दिल से दूर नहीं है, वो वैसे दूर चले गए। ठीक है, यूके में आ गया हूँ। इधर ओवरसीज का था एक फंक्शन, उन सब लोगों ने पीएम साहब को बुलाया था और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ यहाँ ओवरसीज का, शायद आपको पता भी हो। तो उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर ओवरसीज को, वो जो सिर्फ पाकिस्तानी है वो आया था, इसमें कोई नहीं था। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लोग मिले आए, 2000 से ऊपर लोग थे। अच्छा, ये बात तो हो गई। इमरान खान साहब की आपने बात की कि वो बात कहते हैं मुझसे करो, बात हमेशा इमरान खान साहब के जिस को उन्होंने अपने 2-4 बंदे जो भी क्या ना कि इनसे बात करनी है, 2-4 दिन बाद इमरान साहब बदल जाते हैं। अब वक्त हो गया चेंज। ये भी किसी को पसंद नहीं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था और सऊदिया के साथ जो एक मुआहदा हुआ है, ये कुछ छोटी बात नहीं हुई, ये सफारतकारी थी। जब हिंदुस्तान ने हमला किया उसके बाद भी हम तो बिल्कुल, इमरान खान साहब हमें आइसोलेट करके चले गए थे। हमारा बरतानिया, सऊदिया, क्या कहते हैं, अमेरिका, कतर, हमसे सब लोग नाराज हो चुके थे, चाइना तक नाराज हो चुका था। अब ये बड़ी मुश्किल से चीजें वापस आई और ये सफारतकारी है कि उसके बाद हमारे हालात आपके सामने हैं और कई लोगों को ये पसंद नहीं है कि ये क्यों हालात अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान के हालात अच्छे हो तो हर पाकिस्तानी खुश हो रहा है, सिवाय एक चंद लोगों के जो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। जो कुछ हो रहा है, आपने कहा जी कि उनसे बात करनी चाहिए अपोजिशन से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपोजिशन लीडर गौर साहब को कहा कि हमसे बात करें, हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास पावर नहीं है। इमरान खान किसी पे एतमाद नहीं करता, वो जिस पे एतमाद करता है 2 दिन बाद कहता है नहीं मैं खुद, मेरे से बात करो। भाई आप लोग, आप जेल में हो, आप जिस केस में जेल में हो वहां आपसे बात, आपके बंदे आपके 2-2 घंटे बैठ के मिलते हैं, आप उनको मशवरा देते हैं। हलीमा बाजी जो बाहर हमेशा, इसीलिए वो अडयाला जेल के बाहर जाती इसीलिए है कि मैं मीडिया से बात करूं, और कहते हैं जी इमरान खान ने आज ये कह दिया। वो वक्त देखें, इमरान, हलीमा साहब कह रही थी हिंदुस्तान ने हमला जब किया तो फिर जब इमरान खान नहीं बैठेगा तो आप समझे कि कोई बात तो हो ही नहीं सकते। वो आएगा, मोती उनको थप्पड़ मारेगा और चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अब वो पाकिस्तान नहीं है, ये एक मजबूत पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बंदा अपनी फोर्सेस पे एतमाद कर रहा है और हमने साथ खड़े होके, मैं इस चीज अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई भी जमात का उस वक्त बंदा था, कोई भी सियासी जमातें, सब ने मियाँ, मैं कहता हूँ कि ये फौज के साथ खड़े होकर हमने ये कामयाबी हासिल की। इसमें फौज की कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी, और इसमें ये कि जी एक बंदा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा था प्राइम मिनिस्टर, जब वो अभी लंदन आया था तो इन्हें कहा था क्या मैं हमला कर दूं, हमने कर दिया हमला। तो इसलिए अब भी वक्त है, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत बात करती है, आज भी बात करने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। बट मुझे अपोजिशन की तरफ जाने दे, आ सकते उनसे सवाल करने दे। आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया। वैसे ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये
जंग जीत गया पाकिस्तान, फिर उसने इसराइल और ईरान की जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया, कतर के मामले में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका रिएक्शन था रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का। फिर सऊदी अरब के साथ ऐसा इन्होंने अजीबोगरीब ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड इन्होंने मुआहदा कर लिया जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। अब ये फ़लस्तीन की आज़ादी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 7 मुल्क के सरबराह कल ट्रंप को राज़ी करेंगे कि आप ये वीटो ना करें इस करारदाद को। तो इतनी ज़्यादा कामयाबी है तो ये आपको नज़र नहीं आती? देखिए जी, हमें क्यों नज़र नहीं आती? अभी आपने शुरू में कहा था कि इमरान खान ने भी इन चीज़ों को सराहा है। देखिए, जब ये जंग हुई थी इंडिया के साथ, वेयर वाज ऑल पीटीआई, बल्कि इन्हीं के लीडर तो खामोश रहे थ्रू आउट ड्यूरिंग दैट जंग। उन्होंने एक दफ़ा भी कोई एक ट्वीट की हो? मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ भी उस दौरान में खामोश रहे। उन्होंने ना शहबाज शरीफ, ना मरियम, ना मियां नवाज शरीफ, किसी ने भी मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। फील्ड मार्शल ने की ना, क्या जी? हाँ, उन्होंने की ना, तो वो तो हम तो मानते ही होते। देखिए बात चीज है, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हम ये कह सकते हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से हम डिसएग्री कर सकते हैं विज़ वी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस, लेकिन उनका रोल इन टर्म्स ऑफ एज एन आर्म फोर्सेस हम उससे डिसएग्री नहीं करते। वी आर स्टैंडिंग नॉट ओनली बिसाइड देम, वी आर इवन स्टैंडिंग बिहाइंड देम एंड इन फ्रंट ऑफ देम। रोज ट्वीट करते हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जिस तरह 1971 या खाना तबाह कर दिया, इसी तरह ये कर रहे हैं और पाकिस्तान को तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन अभी आप जो बता रहे थे कि एज ऑफ नाउ, अभी जनरल साहब ने बातें की और बहुत सही की है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस वक्त अमेरिका ने जो पैलेस्टीन है उनके लोगों को अमेरिका मतलब यूएन के उसमें अटेंड करने से रोक के रखा, प्रेसिडेंट को रोक दिया, महमूद अब्बास को, उनको रोक दिया, मतलब जो भी है ना उनको नहीं जाने दे रहे। नंबर इजराइल ने कहा अगर आप इनको रिकॉग्नाइज करोगे, और ब्रिटेन ने उनको कहा कि आप लोग एनेक्स, क्योंकि इजराइल ने थ्रेट किया कि हम लोग ये गाजा जो वेस्ट बैंक है हम उसको कैप्चर कर लेंगे। अभी चंद घंटों पहले, 4-5 घंटों पहले जो ब्रिटेन के वो हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि आप इस किस्म की कोई हरकत नहीं करोगे। अब ये क्या चीज, बल्कि उन्होंने उनको उनका जो एम्बेसडर है उसको एम्बेसडरशिप का दर्जा दे दिया और फलस्तीन का झंडा लगा। एग्जैक्टली। देखिए जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, वंस यू रिकॉग्नाइज आपको ये करना होता है ना, दैट इज व्हाट रिकॉग्निशन मींस। जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करते आप उनको ये नहीं दे सकते। सलामती कौंसिल से पास होगा ना तो तभी हो सकेगा, और उससे देखिए आई डोंट नो कि उसका सलामती काउंसिल से पास होना जरूरी है, रिकॉग्निशन अलग है। अगर आपने मेंबर बनना है ना सर, जब तक आप यूएन के मेंबर नहीं बनेंगे ना तो आपको मुझे इसके डिटेल यूएन का मेंबर बनने के लिए आपको सलामती काउंसिल ने, लेकिन देखिए वहां पे वीटो पावर्स हैं 5, जिसमें अमेरिका वीटो कर दे। 2-3 चीजें, अगर हम लोग जहाज के अंदर से बैठ के सैल्यूट मारना शुरू कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है जहां तक अगर आप जहाज के ऊपर बैठ जाएं, कहां अंदर ही बैठा हुआ बंदा तो अंदर से सैल्यूट मारेगा, अंदर से जहाज के अंदर से। सर जी मुझे एक बात बताओ, जहाज के अंदर से कोई बाहर सैल्यूट मारे, किसी को कुछ नजर आता है, खुदा को छोड़ दे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं ना कुछ अकल। अब थोड़ी सी बात यह है कि अगर आप पिछले 6 महीने साल को देख लें, अच्छा मेरा ये भी तज्जिया है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में जो मुआहदा हुआ था ना, इसका इल्म प्रॉब्ली अमेरिका को सऊदी अरब ने दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया। क्या मतलब, किस तरह? ये सऊदी अरब ने अमेरिका को इसके बारे में डिक्लेयर किया था, पहले कर दिया कि हम, मेरे ख्याल में बाद में हुआ था, पहले नहीं हुआ। तो सर ये तो 8 महीने से प्रोसेस चल रहा था, मैं आपको पहले बता देता हूँ, 8 महीने पुराना प्रोसेस है। जो मैंने सुना है वो ये कि सऊदी अरब ने बताया, पाकिस्तान ने नहीं बताया। नंबर 2, पाकिस्तान क्यों बताया? हो सकता है उनके वो रिलेशन है, एक दूसरे को बताते हैं। देखिए रिलेशन नहीं है, बात चीजें डिस्कस होती है, बात चीजें, और ये बहुत ये छोटा इवेंट नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान बता देता तो आपने कहना था देखें जी ये तो नीचे लगे होंगे। देखिए बात चीज है, हर एक चीज का प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है, लेकिन 3-4 चीजें हैं जिसपे मैं, तो ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था, सवाल ये नहीं मुआहदा तो होना चाहिए था, ठीक, और पाकिस्तान को बताना चाहिए था साथ ही। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रफली आपको बता रहा हूं कि व्हाट हैपेंड इन द इंटरनेशनल एरिना, ठीक है ना, मेरी नजर में। अब इस मुआहदे का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान 1954 में जब यूएस के साथ डिफेंस मुआहदा होता, पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज में आया था। आज अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं और हम कहते हैं कि हमें उस मुआहदे का ज्यादा फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। फिर 1980s में जब अफगान वॉर की बात हुई थी, पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज में आया था। आज हम देखते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली कि वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस तरीके से इस मुआहदे को अगर हम प्रोस्पेक्टिवली देखें और उसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट कर ले, तो उसमें 3-4 चीजें मेरी नजर में, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल, क्या हम प्रॉक्सी वॉर में तो नहीं जा रहे कहीं, या किसी ऐसी चीज में? खुदा न खासा देखिए, सऊदी अरब का यमन के साथ प्रॉब्लम था, सऊदी अरब का ईरान के साथ प्रॉब्लम था, क्या खुदा न खासा कल को किसी मुस्लिम स्टेट का सऊदी अरब के साथ हो जाता है? वेयर डू पाकिस्तान स्टेट? नंबर 2, इज इट एन एग्रीमेंट और इज इट ए ट्रीटी? ठीक है, ये बात है, सवाल आपसे ठीक है, मुझे ब्रेक लेने वापस आऊंगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे, पक्की बात है डॉक्टर साहब। देखिए, आपके पास कमांड है, मैं तो जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। मिन्नत है आपकी, छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा आ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये आपका ख्याल ये है कि कहीं को प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान को मुलवस ना कर लिया जाए, या पाकिस्तान की फौज वहां पे जाएगी, ओपन कर दिया जाए? ऐसा ये बात नहीं होती। देखिए, ऐसा ये होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री की करता हूँ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली की बात करता हूँ, 2015 में हम लोगों ने सी पैक का मुआहदा किया, ठीक है। अब सी पैक को हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछें या मैं लोगों से पूछता हूँ कि सी पैक ने पाकिस्तान को क्या दिया है, सिवाय 3 खरब रुपए के सर्कुलर डेट के, सी पैक से हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है, ऐसा सच नहीं मिला जो हम समझ रहे थे। उसकी वजह यह है कि हम लोग एक्चुअली ज्यादा क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं, नहीं ये बात नहीं है। आपने कंप्लीशन के लिए आपने टर्म्स एंड कंडीशंस सही रखनी होती है ना, आपके TOR सही हो। अब मेरा जो एक है बात चीज है, ये क्या ओपन एंडेड है, क्या इसके साथ कोई और है? नंबर 3 है, ये इस वक्त बहुत नैरो है, इसको जब आप ब्रॉड करेंगे, अच्छा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि ईरान इस वक्त जरा वो डाउन हुआ है, आप उसको दरमियान में, जैसे इमरान खान ने अपने नेटो था 32 मुल्क है उसके अंदर, ये भी अगर नेटो जाता है, आप बिल्कुल लेकर आए इनको। ये दिस इज व्हाट इमरान खान सेड ड्यूरिंग हिज टाइम। इमरान खान यही चाह रहा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में भी पैचअप करा रहे, और वो चाहते भी ये थे, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री में कोशिश की कि मुसलमान इकट्ठे हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज है, देखिए फॉर एग्जांपल अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये तो फिर जो सऊदी अरब के साथ वो क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हो जाएगी। अब इस किस्म के कहने से पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये बयान वैसे अननेसेसरी था, नहीं अननेसेसरी। देखिए, और किससे आ रहा है? डिफेंस मिनिस्टर से आ रहा है। नहीं, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। सर, ये जो मुआहिदा है, ये है क्या? आपको कुछ अंडरस्टैंड हुए, आप कर सकें? देखिए, ये तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छे से चल रही है। हमारे ट्रेनिंग अरेंजमेंट वहाँ पे थी, सिक्योरिटी हमारे पास थी उनकी बहुत सारे। एग्जैक्टली, तो उसको फॉर्मलाइज किया गया है, और दिस हैजंट कम आउट ऑफ ब्लू। इसके ऊपर काफ़ी देर से काम हो रहा था। देखिए, मैं जावेद चौधरी साहब ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आयरॉनिकली बजाय के बैलेंस व्यू देने के गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो वो कहेंगे कि ऑल इज गुड विद द एग्रीमेंट, अपोजिशन की तरफ जाएंगे वो कहेंगे ऑल इज बैड विद द एग्रीमेंट। लेकिन एक ऑनेस्ट जो एनालिसिस है वो ये बनेगा कि जहाँ पे आप इसके पॉजिटिव्स को भी देखें और इसके नेगेटिव्स को भी देखें, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी इशू जो है ना, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। एग्जैक्टली। अगर मैं इसको पॉजिटिव के लिहाज से देखूं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है उसकी रिकग्निशन है, उसको तस्लीम किया जो हमने हमारी स्ट्रेटेजिक रीबर्थ हुई थी मई 2025 में, उसकी कंटिन्यूएशन में है कि दुनिया भी हमें इज्जत की निगाह से देखती है, एंड दे थिंक कि हम उनके लिए कोई काम कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में डिमांड कर रहा है। सेकेंड, इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है डिटर, कि डिटर करेंगे हम कोई भी एग्रेसर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कि वो सोचे कि अगर पहले पाकिस्तान अकेला था तो अब उसके साथ कोई और भी खड़ा है। अगर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की तो और भी है पीछे, और उसके अपने भी दोस्त हैं सारे। 100%। तीसरी से मुझे एडवांटेज इसकी नजर आती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, क्योंकि डेफिनेटली इसके साथ कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आएंगे और कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स आएंगे, जैसे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉन्ग भी इसका है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो वो भी डेफिनेटली है, थ्रेट हमारी बढ़ जाएगी। पहले अगर हम एक काइंड ऑफ थ्रेट फेस कर रहे थे फ्रॉम ईस्ट, तो अब ये कि एनी थ्रेट जो कि इस्राइल से हमला हो गया तो हमें लड़ना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया की जो थ्रेट है वो भी हमारे से हमला हो गया तो हमें लड़ना पड़ेगा, हौजी लड़ पड़े वो लड़ पड़े। दूसरा ये कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें हमें हो सकता है कि हमें वी आर ड्रैग्ड इनटू दैट। मेन तो डेफिनेटली इजराइल और उसके जो हमारी है उनसे हमें मतलब मेन कंसर्न होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया तो इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय अदर एलिमेंट्स आल्सो, हुतीज भी थ्रेटन कर रहे हैं, ईरान से भी कभी कभी उसको थ्रेट फील होती है। तो वो जो एरियाज है उसमें अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो हमारे लिए। इसमें एक और भी कैच है उसमें, जैसा वो कैच ये है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं,
अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो अब इनका आपस में अगर समझौता हो रहा है, कुर्बत हो रही है, तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ मिल रहा है और ये ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ है। आपकी तरफ आना है भट्ट साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ना है मैंने और उसके बाद डेफिनेटली आप ही की तरफ आऊँगा। सवाल ये है कि ये जो मुआहिदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन नहीं है, वो कहती है इसको ओपन करें, कहीं आप प्रॉक्सी वार की तरफ तो नहीं ले जा रहे पाकिस्तान को। छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भट्ट साहब, ये एक एप्रीहेंशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कहीं आप किसी प्रॉक्सी वार की तरफ तो नहीं लेके जा रहे पाकिस्तान को। थोड़ा सा करेक्ट कर लो। देखिए इस तरह ये नहीं कहा कि एक बात मैं आपको बता दूं, इन चीजों के ऊपर नजर एक खदशा है कि इस तरह मसला ना हो जाए, तो आप प्लीज जो सवाल है उसको दोबारा रिपीट कर ले करेक्ट करके। हाँ जी भट्ट साहब, वो सवाल कह रहे हैं करेक्ट करें, और सवाल ये है कि इसके ऊपर नजर रखें कि कहीं प्रॉक्सी वार तो नहीं निकल आएगी इसमें। अब ठीक है, हमने नजर देखिए एक बात तो मेरी आपको समझ आ गई, यकीन आ गया ना कि एक ही जमात है जो खुश नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसका नाम बन रहा है उसका। अगर देखें ये पहले ही सियासी जमात है, मुझे नहीं समझता ये क्योंकि बनी ऐसी थी ना सियासी जमात कि ये पाकिस्तान की मजबूती पे खुश नहीं है। ये कहते हैं जी अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो चला गया तो ये हो जाएगा, ईरान ने हमला कर दिया तो सऊदिया के साथ, फिर पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान माशाल्लाह इस्लामी मुल्क में एक ही है जो न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है और पाकिस्तान ने अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया है। ये न्यूक्लियर का जिक्र ना किया करें भट्ट साहब बार बार, कसम से बड़ा बुरा लगता है। अब देखें नेटो के अंदर 3 मुल्क हैं जो न्यूक्लियर हैं, कभी उन्होंने जिक्र किया है? फ्रांस ने किया हो जो हम न्यूक्लियर हैं नेटो के अंदर, अमेरिका ने कहा हो जी कि हम न्यूक्लियर हैं इसके अंदर, या बरतानिया ने कहा हो जी हम न्यूक्लियर हैं। वो सर वो साइलेंट है। देखिए ना, मैं इस बात पे इसलिए मैं ये करता हूं कि हिंदुस्तान इस खित्ते का मोला जट बना हुआ था। वो हमारे कई दहाइयों से हम पे हमले करता था और हमें बदनाम कर देता था कि देखो जी पाकिस्तान जो है इसमें दहशतगर्दी हुई है फलां जगह, इसलिए हमने हमला किया है। लेकिन उसके बाद हमारी जो, मैं फिर उधर रहूंगा, खारजा पॉलिसी ने ये साबित किया कि हमने दुनिया से राब्ता करके बताया कि हिंदुस्तान झूठा है, फिर हमने जो उसको जवाब दिया वो हमारा राइट था। अब हम दूसरा भी जवाब उसको देने के लिए तैयार थे जब वो भाग अमेरिका के पास चला गया, तो ये फर्क है। लेकिन ये इमरान खान साहब ने तो सऊदिया से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए थे। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि वो ईरान और सऊदिया के ताल्लुकात ठीक कर रहे थे। इमरान खान तो उस इमरान खान का तो ये हाल है कि सऊदिया ने अपना जहाज वापस बुला लिया इमरान खान से कि भाई वापस भेजो, तुम हमारे लिए जा रहे हो या अपने हमें बुरा भला कह रहे हो। इमरान खान की पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती थी भट्ट साहब, ऐसे इसको नहीं तो आप मुझे बताएं ना, आप तो इज्जत हो रही है ना, नहीं आप तो इज्जत हो रही है ना पाकिस्तान की कि एक सऊदिया की थी, हमने उससे मुआहदा, मैं आपको बताऊं कल कतर से भी हमारा मुआहदा होगा, यूएई से भी होगा। माशाल्लाह हम अगर अच्छी सोच रख के चले, पाकिस्तान की मजबूती के लिए इकट्ठे हो तो सब काम ठीक है। एक बंदा कह नहीं जी मेरे अलावा हो ही कुछ नहीं सकता, तो वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह हालात भी अच्छे होंगे पाकिस्तान। अगर ये बात भी है कि अगर हिंदुस्तान पे हमला होता है तो सऊदिया ने कहा ये मेरे पे हमला है, और अगर सऊदिया पे कोई हमला करता है तो पाकिस्तान ने कहा ये मेरे पे हमला है। फिर सबसे बड़ी एक बात है अरमान शरीफैन की, हमें पाकिस्तान को ये सादत मिले है कि हम हिफाजत के लिए वहाँ मामूर हो गए, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। हालात सब ठीक होंगे। साहब के पास जाने दे, डॉक्टर साहब अपना डॉक्टर साहब के पास जाने दे, भट्ट साहब रुकिएगा। अब देखें सर, अगर इंडिया दोबारा हमला करता है पाकिस्तान पे तो उसे पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया इनके साथ है, 20 लाख बंदा है इंडिया का वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, तो वो निकाल देगा सऊदी अरब वहाँ से। तो सोचेगा इंडिया कि यार इस टाइप की कोई हरकत नहीं करनी, कोई हमें नुकसान है माशी तौर पर बहुत। देखिए जो इंडिया के साथ हो गया ना, इंडिया उसमें पहले भी जो 2019 में हुआ था, उनका एक वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस शैटर करता है, जब आपके 1-2 जहाज और आपका पायलट पकड़ा जाए वो एक शैटर करता है आपका। और उसका देखिए उसका एक अपना डायनामिक्स है। उसका डायनामिक्स ये थे कि इंडिया रात की तारीकी में आया और उसने एक खास जगह पे जाके, जहाँ पे मेनली दरख्त है वहां पे करके किया। अगले दिन सुबह दिन दिहाड़े हमारे जहाज एक्चुअली गए इंडिया, वहां पे जाके उन्होंने उनके कोई 7 से 8 जगह लॉक किए। उसके बाद उनको बताया कि ये हमने
इसको कर सकते थे, लेकिन इससे थोड़े से फासले पर हमने सेफ जगह पे करके लॉक के वहां पे गिरा कर आए और वापसी पे उनके जहाज भी गिराए। अब उसका उसकी वजह से जो उनका जो कॉन्फिडेंस शटर है ना, उसको फर्दर शटर कर दिया इस दफा में। इस दफा में क्या हुआ, इस दफा की जब उनके मेरे ख्याल में 150 जहाज जब उड़ा था तो उसमें जो जैम हो गए तो उनकी सारी कम्युनिकेशन, उनको समझ ही नहीं आया। राफेल को आप कभी फ्रंट लाइन में आके लैंड नहीं करवाओगे, वहां पे दे वर टोटली ब्लाइंडेड, व्हिच वाज द एक्चुअल थिंग। फिर उसके बाद जो चाइनीज, अच्छा ये पहली बार था कि आपका वेस्टर्न जो जिसमें आपका रशिया भी था, जिसमें इजरायली भी था और जिसमें आपका ये क्या कह सकते हैं उसे फ्रेंच वाले, इन सब की चीजें अगेंस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी, टोटल चाइनीज टेक्नोलॉजी, एंड इट वाज ईस्ट, चाइनीज टेक्नोलॉजी वाज वेस्ट। इसने जो अपनी सुपीरियरिटी दिखाई है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है ना वो शिफ्ट हो रही है, बैलेंस शिफ्ट हो रही है। सोल्जर्स का कमाल है, अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी होती तो खुद चला लेते ना, वो आज तक चला नहीं रहे हो। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो हमेशा से पाकिस्तान, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमेशा जब भी वो किया, इससे पहले भी हुआ था, they have always been considered like that, लेकिन इन सारी चीजों ने इकट्ठे एक इम्पैक्ट डाला हुआ है। They will think twice before even, not only them, anyone in Pakistan। आपसे दिफा के अलावा एक सवाल करना चाहता हूं कि हमने इंडिया को हरा दिया जंग में, एक क्रिकेट में क्या मार है जी हमें? देखिए क्रिकेट में आपने जिक्र किया कि 2-3 जेस्चर्स जो थे उसके ऊपर इंडिया में बहुत वावेल है, तो यही काम करके आ जाए करें, बस जाएं, अगर ये वापस आ जाए, वो मैच भी जीतना है। अगर जीत के साथ होता तो ज्यादा मजा आता। मैं समझता हूं कि अभी ये जेस्चर्स मीनिंगलेस है वो, और मैं ये समझता हूं कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हमने जो पीसीबी का हाल किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने सर पहले बदतमीजी की ना, तो पाकिस्तानी अब वो तो ठीक है, हारने के बावजूद बेचारे जवाब तो मैं एक सॉरी खफा ना जन साहब, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब इंडिया ने पॉलिटिक्स गेम में लेकर आए हम सब लोगों ने उसको बुरा कहा, ठीक है, फिर हम क्यों कर रहे हैं? हाँ ये बस जन साहब बताइएगा। तो मैं देखिए जीत के साथ अगर ये होता ना, पहले तो बात होने नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने गलत काम किया तो हमें भी उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इवन जंग में हमने ये डिस्प्ले किया कि हमने रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे एक्ट किया, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, लेकिन जीतना जरूरी था देन दीज जेस्चर्स। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसको प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनके जो हेड है वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, फिर ही साहब को तकलीफ ना दें, उनको उनसे कहें और उनके बहुत काम है, और बड़े काम और बहुत काम है। उन्होंने चैनल वहाँ पे जो नॉन प्रोफेशनल लोग हमने भर्ती किए हुए हैं, एग्जैक्टली उनसे कहें कि उनको भी खुदा हमें रिजल्ट आपके सामने है अभी, आप मतलब वर्ल्ड कप पे देखें, उसके बाद ऑल अलोंग मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन आखिरी जो फिक्रा है वो आपने रखता जाऊंगा कि अगर हम जंग जीत सकते हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं जीत सकते। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।